चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन। बेसिकली हम दो डाटा को स्टडी कर रहे थे, जिसमें से हमने ये जो टेबल दिया हुआ है इसको हमने पिछली क्लास में स्टडी कर लिया था, जो कि ये डिनोट कर रहा था, ये इंडिकेट कर रहा था कि जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। यानी देश की टोटल इनकम जितनी होती है, देश का जो टोटल प्रोडक्शन है, उस टोटल प्रोडक्शन में से कितना पार्ट प्राइमरी सेक्टर का है, कितना सेकेंडरी का है, कितना टर्शरी का है। आज हमें इसका आगे का टॉपिक करना है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ये आपका डायग्राम है या बार है जिसे हमें स्टडी करना है। बेसिकली ये डायग्राम आपको ये शो कर रहा है कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में काम करता है, कितना हिस्सा सेकेंडरी में काम करता है, कितना टर्शरी में करता है। यानी कि आसान भाषा में बताना चाहूँ तो कितने लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और उनसे जुड़ी हुई एक्टिविटीज में काम करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करवाने के काम में इन्वॉल्व। सो हम ये जो मटेरियल लिखा हुआ है इसको बाद में देखेंगे, पहले हम इसको यही से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस आपके ग्राफ बेस्ड या डायग्राम बेस्ड भी आते हैं, जिसमें आपको डायग्राम बना के शो कर देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये 2 इयर्स का डाटा गिवन है आपको, 77, 78 एंड 1780। अगर आप दोनों ईयर के डाटा को कंपेयर करें तो ये आपका प्राइमरी है जो ब्लू कलर से डिनोट है, रेड कलर से सेकेंडरी है, ग्रीन कलर से टर्शरी। अगर हम बात करें 77 टू 78 में, तो 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। इसका मतलब अगर हमारे देश में 100 लोग काम करते हैं तो 100 लोग में से 71 प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। केवल और केवल 11% सेकेंडरी सेक्टर में थे। टर्शरी सेक्टर भी बहुत कम था अगर हम कंपेयर करें प्राइमरी सेक्टर के साथ। तो वही अगर हम 2017-18 की बात करें तो चेंज तो आया है। चेंज क्या आया है कि प्राइमरी सेक्टर से लोग मूव कर गए हैं, कहाँ की तरफ मूव कर गए, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव कर गए। और ये जो मूवमेंट है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, इसको एक टेक्निकल वर्ड से डिनोट किया जाता है इकोनॉमिक्स में, जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जब प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर की तरफ मूव करे, और ये एक इंडिकेटर होता है कि हमारा देश प्रोग्रेस की राह पे है, तरक्की की राह पे है, डेवलपमेंट हो रही है। तो जब हम सिर्फ इतना डाटा देखें तो हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकलती है, इससे एक अच्छी पिक्चर शो हो रही है कि लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से मूव कर गए सेकेंडरी टर्शरी की तरफ। इसका मतलब अच्छी बात है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको इस डाटा के साथ कंपेयर करें, ये जो हमने कल स्टडी किया था, तो बिल्कुल ही अपोजिट पिक्चर प्रिंट होती है, बिल्कुल ही अपोजिट रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? देखिए, इसमें तो हमें ये पता चल रहा है कि समय के साथ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का ज्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है, और प्राइमरी का तो बहुत ही कम है। अगर इसको हम इसके साथ कोरिलेट करें तो हमें ये समझ में आएगा कि हमारे देश के ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन उसकी आउटपुट नहीं निकल पा रही। आउटपुट क्यों नहीं निकल पा रही है? आउटपुट इसलिए नहीं निकल पा रही क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये 12% के आसपास, 11 to 12% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। इसका मतलब लगभग आधे आधे लोग हमारे देश के प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन आधे लोग मिलके भी केवल इतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि टोटल देश का 12% प्रोडक्शन। जबकि टर्शरी सेक्टर में हम देखें केवल 31% लोग काम कर रहे हैं, और 31% लोग सिर्फ हैं, ये मिलके देखो कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो इसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% मिलके केवल और केवल 1/3 प्रोडक्शन कर रहे हैं, जबकि बाकी के 50 दोनों सेक्टर मिलके 2/3 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब इससे दो बातें निकल के आती है। बस इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम होता है?
या तो यही मतलब हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम होता है, या इसका मतलब ये हो सकता है कि सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट है या इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि वो थोड़े से लोग मिलकर बहुत ज्यादा काम कर पा रहे हैं। सो थोड़ा थोड़ा दोनों ही का रीजन से मेन रीजन क्या है इसमें? इसमें मेन रीजन है प्रोडक्टिविटी का, आउटपुट का। यानी कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है जीडीपी में, एक व्यक्ति कितना प्रोडक्शन कर रहा है। सो वो प्रोडक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। उसके पीछे क्या मेन रीजन है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आपके बुक में गिवन है, ये अंडर एम्प्लॉयड। ये है सबसे बड़ा रीजन प्राइमरी सेक्टर का इतने डिक्लाइन होने के पीछे। एक रीजन तो ये भी है कि प्राइमरी सेक्टर में हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज है वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजीज है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज है, जिसके कारण भी एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि भाई नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, नेचुरल कंडीशंस के ऊपर, सो अनसर्टेन है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्जरी के साथ कंपेयर करके, तो हमारा सबसे बड़ा रीजन आता है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का क्या मतलब है? अंडर एम्प्लॉयड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कम काम करता हो। यानी कि मान लो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं 10 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, लेकिन मैं करता केवल 4 से 5 घंटे पढ़ाई हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? अपनी कैपेबिलिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट में होता है। मान लीजिए कोई वर्कर है, वो 8 घंटे काम कर सकता है, लेकिन उसको केवल 3 घंटे काम दे या 4 घंटे काम दे, तो हम कहेंगे कि ये व्यक्ति है अंडर एम्प्लॉयड है। और ये सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम्पल भी दी है। एक फार्मर है लक्ष्मी, उसके पास एक छोटी सी जमीन है, ठीक है। और ये जमीन मतलब इतनी है कि इसमें 2 व्यक्ति भी अगर काम करेंगे तो वो काम कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो जमीन के आधे हिस्से में काम कर सकता है, उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। तो भाई 2 व्यक्ति लग जाएंगे, एक आधे हिस्से में कर लेगा, एक आधे हिस्से में कर लेगा, पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताया गया है कि उसके फैमिली में 5 मेंबर हैं और पांचों के पांचों मेंबर उसी जमीन के टुकड़े पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ईज के लिए कह देता हूँ 4 फैमिली मेंबर्स हैं। अब 4 फैमिली मेंबर्स है तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। भाई एक फैमिली मेंबर यहाँ काम कर रहा है, एक यहाँ काम कर रहा है, एक इतने हिस्से में काम कर रहा है और एक इतने हिस्से में काम कर रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक व्यक्ति पूरी आधी जमीन में काम कर सकता था, अब वो उसके केवल 1/4 हिस्से में, क्वार्टर में काम कर रहा है। यानी वो अपनी कैपेबिलिटी का आधा ही काम कर पा रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो अंडर एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जो लक्ष्मी है उसकी फैमिली मेंबर में 5 फैमिली मेंबर्स है, उसकी फैमिली में एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, वो 5 के 5 उसी में काम कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण उनके जो लेबर एफर्ट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होने का मतलब वो काम 5 में बट गया। अब 5 में बटने से ये नुकसान हुआ कि एक व्यक्ति जो उसका पूरा पोटेंशियल था वो उससे कम काम कर पा रहा है, अपने पोटेंशियल से कम काम कर पा रहा है। अब प्रोडक्शन तो उतनी होनी है। भाई मान लो इस जमीन में टोटल 100 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हो सकता है, तो अगर तो 2 व्यक्ति काम करते तब भी 100 क्विंटल का ही होता। अब 4 करेंगे तब भी तो 100 का ही होगा। लेकिन वो 2 लोग कैसे हैं? वो एक्स्ट्रा हो गए। इसे हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी तो जानते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति काम कर रहे हो, उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखना चाहें तो हम तो ये देखेंगे भाई 4 व्यक्ति है, देखो चारों के चारों काम कर रहे हैं, बट रियलिटी में 2 लोग एक्स्ट्रा हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं। इसीलिए ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ये हमें एकदम से विजिबल नहीं होती, हमें पता नहीं चलता कि अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या यही है
कि जो रूरल फैमिलीज हैं जिनके पास जमीनें लिमिटेड हैं, वो क्या करते हैं और कुछ काम ढूंढते नहीं है, लिमिटेड जमीन होती है, सारे फैमिली मेंबर्स उसी जमीन पे लगे रहते हैं। अब उनकी थिंकिंग ये हो जाती है कि भाई चलो सारे काम तो कर ही रहे हैं, बट रियलिटी में जरूरत से कम लोग काम कर पा रहे हैं। अब जो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते थे, कैसी अपॉर्चुनिटी, कि मान लो यहाँ पे केवल 2 लोग ही काम करते और बाकी के 2 लोग कहीं पे काम ढूंढ लेते, वहां से उन्हें वेजेस मिलती, सैलरीज मिलती, तो इनकी टोटल इनकम ज्यादा हो जाती। 2 लोग तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके पैसा कमा लेते और 2 लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लेते। अब इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, गवा दी। यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है आपको कि लक्ष्मी के बाद एक एग्जांपल और भी है कि एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है सुखराम, उसके पास काफी जमीनें हैं। अब वो खुद तो अकेला प्रोडक्शन कर नहीं सकता इतनी जमीनों में, तो उसने क्या किया, इसके फैमिली मेंबर्स में से 2 या 3 मेंबर्स को अपने यहाँ पे बुला लिया एज अ टेनेंट। टेनेंट का मतलब भाई किराए पे, कि आप मेरी जमीन में खेती बाड़ी करो, उसके बदले में मैं आपको वेजेस दे दूंगा, दिहाड़ी दे दूंगा। सो अब 2-3 लोग यहाँ पे आ गए सुखराम के पास काम करने। उन 2-3 लोगों के जाने से लक्ष्मी की जमीन का जो टोटल प्रोडक्शन था उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि वहां पे 2 लोग पूरा काम कर सकते थे, तो वो 2 लोग काम कर रहे हैं पूरा, वहां भी प्रोडक्शन पूरा हो रहा है। अब जो 2-3 लोग यहाँ पे इसके पास आ गए, अब उन्हें वेजेस मिल रही है। वेजेस क्या होगी उनकी, एक्स्ट्रा इनकम होगी। एक्स्ट्रा इनकम होगी, फैमिली के पास एक्स्ट्रा इनकम आएगी, ज्यादा पैसा आएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। सो ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो मेन रीजन है आपका अंडर एम्प्लॉयड या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ ये कंक्लूड नहीं कर सकते इस डाटा को देख के कि अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में होती है। हाँ, ये तो कह सकते हैं कि मेनली प्राइमरी सेक्टर में होती है, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ यही होती है। इसका मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट सेकेंडरी सेक्टर में भी हो सकती है, टर्शियरी सेक्टर में भी हो सकती है। कैसे होती है, आप देखते हैं कई बार, जैसे कि अगर आप झज्जर में देखो तो छावनी के पास या अंबेडकर चौक के पास या फिर दूसरे कई जगह में गुड़गांव में लेबर चौक है, वहां पे सुबह के टाइम आप देखोगे ना बहुत से लेबर खड़े रहते हैं। अब उन लेबर का अपना पोटेंशियल होता है काम करने का, लेकिन रोज सारे लेबर्स को काम नहीं मिलता। मान लो 50 लोग खड़े हैं तो 50 में से 20 लोग को काम मिल गया, 30 लोगों को काम मिल गया, तो जो बाकी के लोग हैं जिनके पास कैपेबिलिटी तो है काम करने की, लेकिन उन्हें काम मिल नहीं पा रहा, ये क्या है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और भी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। भाई मान लो मेरी स्किल्स तो है मैनेजर बनने की, मैंने एमबीए कर रखा है और मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मैनेजर की जॉब ना मिलके मुझे पीएम की जॉब दे दे, ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अपनी स्किल्स से कम काम मिल रहा है मेरी जो कैपेबिलिटी है। सो हम ये नहीं कह सकते कि अंडर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में, हाँ सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है, बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में भी है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको डाटा दिया हुआ है, उसमें से आप देख के ये डाटा फिल कर सकते हैं। जो 2 बार डायग्राम बनाई हुई थी उसमें से देख के आप इसको फिल कर लेंगे आराम से। ये पूछा है व्हाट आर द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन द प्राइमरी सेक्टर ओवर स्पैन ऑफ 40 ईयर। हम बता देंगे चेंजेस ये देखने को मिले हैं कि जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, लेकिन उस रेट से कम नहीं हुई जिस रेट से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब लोग काम नहीं करना चाहते, नहीं ये तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, ये भी नहीं है। आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, ये है कि भाई उनकी जितनी कैपेबिलिटी है, जितना पोटेंशियल है उससे कम काम कर रहे हो, तो उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चेंजेस इन इंडिया विद द पैटर्न दैट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस बिटवीन द सेक्टर्स वर डिजायर्ड बट डिड नॉट हैपन इन इंडिया। पहले तो ये कहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो एक ट्रेंड देखने को मिलता है उसको इंडिया के ट्रेंड के साथ कंपेयर करें।
कोनिका ने डाउट पूछी है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर पूछ ले तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप लिखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स लेस देन देयर पोटेंशियल लेवल। जब अपने पोटेंशियल लेवल से कम काम कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन एन इंडिविजुअल इज वर्किंग लेस देन देयर फुल कैपेबिलिटी। आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट को। होपफुली आपके डाउट क्लियर है कोनिका। अगर नहीं है तो आप मुझे चैट में बता दें कि नहीं सर क्लियर नहीं हुई, फिर मैं दूसरे तरीके से कोशिश करता हूं क्लियर करने की। चलिए मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको। एक सेकंड, मैसेज आया कोनिका का, मैं देख लूं। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन हम बात कर रहे थे। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज का पैटर्न होता है वो मैंने आपको 2 क्लास पहले बताया था। वो पैटर्न ये होता है कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी की तरफ मूवमेंट हो, सेकेंडरी से टर्शियरी की तरफ मूवमेंट हो। यानी कि लोग पहले ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी में। ये पैटर्न होता है डेवलप्ड कंट्रीज का। तो यही पैटर्न इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। तो हम कंपेयर करके कह सकते हैं कि हाँ भाई डेवलपिंग की राह पे तो है। लेकिन आगे पूछा है ऐसे कौन से चेंजेस हैं सेक्टर्स के बीच में दैट वर डिजायर्ड। हम सोच रहे थे, हम चाह रहे थे कि ऐसा हो, बट एक्चुअल में नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा हो, क्योंकि हम कितनी ही कोशिश कर ले सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर को डेवलप करने की, मेन बेस हमारी कंट्री का एग्रीकल्चर ही रहेगा, क्योंकि हमारी कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे बड़ा चेंज हम यही चाह रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा डेवलप हो, उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा हो, जो कि नहीं हो पाया। हम ये भी चाह रहे थे कि सेकेंडरी सेक्टर में भी उम्मीद से ज्यादा डेवलपमेंट हो। हम जितना उम्मीद कर रहे थे सेकेंडरी सेक्टर में उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई। टर्शियरी में हमें उम्मीद से ज्यादा रिजल्ट्स मिले हैं। तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी के चेंजेस यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। Why should we be worried about अंडर एम्प्लॉयमेंट? हमें क्यों चिंता होनी चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट की? तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो इसका मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, जिसके कारण देश की प्रोडक्शन जितनी हो सकती है उतनी प्रोडक्शन नहीं है। लोगों की इनकम कम होगी क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी इनकम कम होगी। इनकम कम होगी, गरीबी आएगी, गरीबी आएगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिक्रीज होगा। ये इतनी सारी समस्या होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण। इसलिए अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है चिंताजनक विषय है। अगला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। कैसे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है? हमने तो देख लिया कि भाई समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब इसको दूर कैसे किया जाए? इसको दूर ऐसे किया जाए कि जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं या जो लोग पोटेंशियल लेवल से कम काम कर रहे हैं उन्हें ऐसा जॉब दिया जाए जो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हो। अब ये जॉब दिया कैसे जाए? तो सबसे पहली चीज तो ये जॉब प्रोवाइड करवाने की सबसे मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? अगर आप जनरल सेंस में बताना चाहें तो जनरल सेंस में क्या क्या बता सकते हैं हम, ये तो बाद में पढ़ेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो आप बुक नहीं पढ़ के गए और आपसे सीधा पूछ ले कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो आप क्या क्या बता सकते हैं? सिंपल सिंपल चीजें आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, ताकि एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव होगा, लोगों की स्किल्स बढ़ेगी, एजुकेशन मिलेगी तो वो काम करने लायक बनेंगे। हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव किया जाए, वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जाए। जैसे अब आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होगी, उसमें 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है ऐसे कोर्सेज जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें काम करना सिखाया जाता है ताकि आप वो कोर्सेज पूरा करके काम करने लायक बन जाए। जैसे कि आपका ITI होता है, ये वोकेशनल कोर्स है। अब 6th क्लास से कंप्यूटर कोडिंग का सब्जेक्ट आ जाएगा, वोकेशनल कोर्स है। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करवाया जाए, उन्हें कम ब्याज दर पे लोन दे या फिर उन्हें गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे पैसे दे दे ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके, उन्हें बाकी कुछ छूट दे। इस किस्म के बहुत से कदम उठा सकते हैं। अब हम देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है।
बुक में जो हमने लक्ष्मी की एग्जांपल ली थी, जिसके पास जमीन थी, उसी से रिलेटेड बताया गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती थी। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट सबसे पहले तो लोन प्रोवाइड करवा सकती थी लक्ष्मी को, जिसकी मदद से वो इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप करती। भाई अपना कुआ हो, कैनल्स हो, मतलब इस तरीके की कुछ चीजें करे ताकि रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। इसके अलावा और क्या क्या कर सकती है? इसके अलावा जो बाकी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए, बीज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करवा सकती हैं। उन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन दे सकती है, ताकि जनरली लोग क्या करते हैं, एक फसल बोते हैं जमीन में बस। अब वो एक फसल का जो पीरियड होता है वो 3 से 4 महीने का होता है, बाकी के 7-8 महीने बेरोजगार रहते हैं। तो उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो 2 या 2 से ज्यादा टाइप की क्रॉप्स जो है कल्टीवेट करें, ताकि मान लो 4 महीने कोई ऐसी क्रॉप कल्टीवेट की जो बारिश के मौसम की है, उसके बाद दूसरा मौसम आए तो उसके कंड्यूसिव कोई क्रॉप फर्टिलाइज कर दी। तो ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जो उनमें एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स है, जैसे यहाँ था, उनके लिए कई और जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। गांव में डैम्स का, कैनल्स का जो है क्रिएशन किया जा सकता है। अब इससे 2 फायदे होते हैं डैम्स बनता है तो, एक तो डैम को बनाने के लिए लेबर्स की जरूरत होती है, तो लोगों को काम मिला। दूसरा, बनने के बाद पानी अच्छे से अवेलेबल होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो वो भी अच्छा काम हो गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो गया। ये तो बात होगी सारी प्रोडक्शन तक रिलेटेड। अब मान लो ये सारी चीज गवर्नमेंट कर दे और बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाए। जहां लक्ष्मी का पहले मान लो 2 क्विंटल का गेहूं का प्रोडक्शन होता था, अब 3 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन होने लग गया। अब वो गेहूं घर में रखे रखे तो पैसे में बदल नहीं जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि रात को गेहूं रख के सोए और सुबह उठे वो कैश में कन्वर्ट हुए मिले। उन्हें कैश में कन्वर्ट करने के लिए बाजार में बेचना पड़ेगा। अब बाजार में बेचने तक का भी पूरा प्रोसेस होता है। गांव से शहर या जहां भी वो क्रॉप्स बिकेगी, अनाज मंडी, वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए होती है। वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट। अब कई बार ऐसा होता है कि चीजें प्रोड्यूस तो आज की जाती हैं, लेकिन बेची कई महीनों बाद जाती है। उसके लिए वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं, स्टोरेज हाउसेस चाहिए होते हैं, तो वो भी सरकार प्रोवाइड करवाए। और ये तो जरूरी भी है। जनरली कई बार किसान इस डर से कि भाई हमारी फसल फिर खराब हो जाएगी 1-2 महीने बाद, तो उसे जल्दी बेचने के चक्कर में कम रेट में बेच देते हैं। अगर उन्हें ये पता होगा कि भाई फसल खराब नहीं होगी, हम वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं, तो जब तक उसके उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलते, प्राइस नहीं मिलते, उसे सेल नहीं करेंगे। ठीक है, इस किस्म से फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसमें कन्वर्जन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कन्वर्जन करेंगे। अब एक चीज और बताई गई है आपको जो कि अगले चैप्टर के लिए बेस क्रिएट करता है, वो ये है कि बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्शन के लिए। भाई उसे बीज भी चाहिए होंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट, हार्वेस्टर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। अब क्योंकि भाई रूरल एरिया में है, गरीब लोग, इतने पैसे हैं नहीं, तो वो कहाँ से पैसा अरेंज करेंगे, उन्हें उधार लेना पड़ेगा। जनरली गांव में उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमारे पास बैंक्स भी अवेलेबल है या बैंक से कैसे पैसे निकाले जा सकते हैं, तो वो मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, महाजन से, रिश्तेदारों से। और उस कारण से उन्हें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी ब्याज दर चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और उनकी जो कमाई होती है वो सारी की सारी ब्याज चुकाने में चली जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए या इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में। हम बात कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, उसमें एक चीज और बताएगी, एक तरीका और है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का, वो ये है कि लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे सरकार। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है या फिर जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि आपके जूट से बास्केट बनाने वाले हो गए, गांव में सिल्क का काम करने वाले हो गए, इस किस्म के जो लोग होते हैं उन्हें प्रमोट किया जाए, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए।
क्योंकि अगर आसपास की इंडस्ट्रीज प्रमोट होगी लोकल एरिया के, तो जो लोकल एरिया में लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होगी। और खास तौर पे इंडस्ट्रीज भी ऐसी बताई है जो कंड्यूसिव हो। कंड्यूसिव का मतलब जो सपोर्ट करे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को। जैसे कि ये बताया है, मान लीजिए कोई दाल का प्रोडक्शन करता है, अब दाल पीसी जाती है, तो कोई ऐसी इंडस्ट्री सेटअप कर दे, जैसे दाल की मिल सेटअप कर दे। मिल सेटअप के लोगों को भी काम मिला, और साथ के साथ जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो दाल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सीधा मिल में जाके बेच सकते हैं। फिर हमने जब बात की थी स्टोरेज की, तो स्टोरेज में वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जा सकते हैं। जैसे पोटैटोज होते हैं, अनियंस होते हैं, टमाटोज होते हैं, इन्हें स्टोर किया जाए जब तक इनके प्राइसेस जो हैं वो अच्छे प्राइस ना मिले। तो इस किस्म की पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं जिससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छा डाटा दिया हुआ। ये बताया है कि क्या आपको पता है हमारी कंट्री ने 5 से 29 ईयर्स के बीच, यानी कि हम ये कहें कि यूथ जनरेशन जो है, यूथ है हमारी कंट्री का, वो 60% है। इसका मतलब हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 60% हिस्सा ऐसा है जिनकी उम्र 5 से 29 साल के बीच में है। लेकिन वो केवल और केवल, इनमें से केवल और केवल 51% ऐसे हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं। 51, इसको ये मत समझना कि 60 में से 51%, इसका मतलब ये है कि 60% जो है उसका आधा परसेंट। तो केवल इतने लोग ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही। और आपको पता है एजुकेशन नहीं मिलेगी, लिटरेसी नहीं होगी, तो लोगों के पास स्किल्स ही नहीं आएगी काम करने की। स्किल्स नहीं आएगी तो भाई काम कैसे मिलेगा? इसलिए तो अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब कुछ इसमें डाटा दिया हुआ है, फिगर्स दी हुई है, बहुत जरूरी है। ये बताएगा कि इस चीज को दूर करने के लिए जो रूरल एरियाज है वहां पे स्कूल्स बनाए जा सकते हैं। और एक सर्वे कंडक्ट किया था, एक स्टडी की गई थी प्लानिंग कमीशन में। प्लानिंग कमीशन आपका अब नाम चेंज होकर नीति आयोग बन गया है। इसने ये बताया था कि एट प्रेजेंट अगर एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से 20 लाख जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि आज भी एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत से टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर ये एजुकेशन फैसिलिटीज बढ़ाएंगे, जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ज्यादा स्कूल्स की जरूरत होगी, ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी। तो ये बताइएगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से 20 लाख जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं अगर चाहे तो। और उसमें अगर हम हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर दे तो फिर अंदाजा लगा लो हेल्थ सेक्टर से कितनी डेवलपमेंट होगी। बाकी सेक्टर्स को इंप्रूव किया जाए, जैसे यहाँ पे बताया गया है टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत बड़ा पॉइंट है रूरल एरियाज में कमाई करने का। टूरिज्म को इंप्रूव कर दिया तो 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम सिर्फ टूरिज्म और एजुकेशन की बात करें तो कुल मिला के 55 लाख लोगों को रोजगार तो यही दो चीजें दे सकती है। अगर ये चीजें ही अगर डेवलप कर दें तो बहुत सी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की जा सकती है। तो ये भी पॉइंट्स है आपके। अच्छा, हमने जो अभी पॉइंट्स देखे, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें इंप्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा। अगर एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव करना चाहते हैं तो भाई स्कूल्स बनाने पड़ेंगे, स्टाफ ढूंढने पड़ेंगे, इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो ये ऐसे चेंजेस है, सजेशंस है जिन्हें लंबा समय लगेगा इंप्लीमेंट होने में। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, भाई फटाफट कैसे कौन से कदम है जो हम उठा सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हुए हैं जिसमें राइट टू वर्क का नाम आता है। राइट टू वर्क में मनरेगा स्कीम आई थी। मनरेगा स्कीम के बारे में आपको पता है। मनरेगा स्कीम ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा, जो बेरोजगार हैं, उन्हें कम से कम 100 दिन का रोजगार गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। और अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पाई गवर्नमेंट तो उन्हें अलाउंस दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। यानी अगर उन्हें काम देने में सफल नहीं हो पाई तो उनके बदले उन्हें कुछ पैसा दिया जाएगा कि भाई हम आपको काम नहीं प्रोवाइड करवा पाए। ये जो मनरेगा स्कीम है, ये राइट टू वर्क एक्ट के अंडर ही आती है। जैसे कुछ साल पहले हरियाणा में जो खट्टर सरकार है, उन्होंने शुरू किया था ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट्स के लिए, कि जो ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स अगर उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहा
तो यहीं पे झज्जर में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ओपन किया था, वहां पे जाके अपना नाम रजिस्टर करवा सकते थे और वो कैपेबिलिटी के हिसाब से, स्किल के हिसाब से काम देते थे। अगर काम नहीं दे पाए तो उन्हें हर मंथ कुछ अलाउंस दिया जाता था। तो ये सारा का सारा राइट टू वर्क के अंदर तो गवर्नमेंट ने ऐसे भी बहुत से कदम उठाए हैं। 2 मिनट का टाइम रहता है, फटाफट ये लेट्स वर्क दिस आउट देखते हैं। अगली क्लास हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस टॉपिक की, जिसमें हम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में देखेंगे। Why do you think मनरेगा is referred to as right to work? इसको राइट टू वर्क इसलिए रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें गारंटी दी जाती है काम की। अगर काम नहीं दे पाई तो गवर्नमेंट फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। तो क्योंकि गारंटीड है वर्क की, इसलिए इसे राइट टू वर्क का भी दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आप किसी गांव के मुखिया है, सरपंच है, तो आप ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं मनरेगा तहत के अंदर जिसमें लोगों को काम मिले। तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है। गांव में गली बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, डैम्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, कैनल्स बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं। हाउ वुड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ फार्मर्स वर प्रोवाइड विद इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज? अगर फार्मर्स को इरिगेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज, जो हमने अभी एग्जांपल में लक्ष्मी के एग्जांपल में देखा था, ये प्रोवाइड करेंगे तो उनकी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी। आप पूरा वही केस एक्सप्लेन कर सकते हो जो हमने लक्ष्मी के एग्जांपल में देखा था। इरिगेशन फैसिलिटी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इस किस्म से आप एक्सप्लेन कर देंगे। टाइम कम है, मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन अर्बन एरियाज, इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके 4-5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलिए मैं एक सेकंड रुकेंगे।